आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अभी हाल ही में जब कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुस्लिम धर्मगुरु इमाम बुखारी मिले तो बीजेपी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाने लगी कि कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, लेकिन यही बीजेपी अब कांग्रेस की पिच पर बैटिंग करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं के दर पर माथा टेक रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद को गले लगाया और मोदी ने आज कहा कि वो जिस दिन वाराणसी पहुंचेंगे वहां के मुसलमानों को भी उनसे प्यार हो जाएगा। ऐसे में बीच बहस राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद को गले लगाया और मोदी ने आज कहा कि वो जिस दिन वाराणसी पहुंचेंगे वहां के मुसलमानों को भी उनसे प्यार हो जाएगा। ऐसे में बीच बहस के दो बड़े सवाल जिंदा हो चले हैं। पहला तो यही है कि क्या देश का सरोकार महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दों से अब नहीं रह गया, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सांप्रदायिकता ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश के मुसलमानों को पटाने रिझाने की मुहिम में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी एक हाथ और आगे निकल चुके हैं। समाचार एजेंसी एनआई को दिए गए खास इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि जिस दिन उन्होंने वाराणसी में कदम रख दिया, वाराणसी के मुसलमान भी उन्हें प्यार करने लगेंगे। एक तरफ मोदी मुसलमानों से इजहारे मोहब्बत कर रहे थे, तो दूसरी ओर लखनऊ में 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुस्लिम धर्म गुरुओं से गले मिलकर समर्थन की अपील कर रहे थे। ये जव्वाद साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। हाँ, सहयोग की अपील ही के लिए आए थे यहाँ पर। वो सहयोग ही की अपील के लिए आए थे। तो हमने कहा कि भाई हम अपने जाति तौर पर नहीं कह सकते कि हमारी कम्युनिटी सब आपको वोट देगी, लेकिन इतना हम कहते हैं कि हमारी जब कम्युनिटी किसी को वोट देती है तो 80-90 एक जगह वोट देती है। वो जख्म भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी ने इस देश की अक़लियत के जिस्म पर, उसके मन पर, उसके दिल दिमाग पर जो डाला है, वो नासूर बन करके वो हर वक्त सामने रहेगा और वो कभी मिटेगा नहीं, और वो कौम कभी इनको माफ नहीं करेगी। वैसे ये वही बीजेपी है जिसने कुछ दिन पहले सोनिया गांधी और इमाम बुखारी की मुलाकात पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन अब यही बीजेपी बाकायदा उर्दू में मोदी की वेबसाइट भी लॉन्च कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि कल तक मुद्दों पर चुनाव लड़ने का दम भरने वाली बीजेपी का झुकाव ऐन चुनाव के वक्त मुद्दों को छोड़कर मुस्लिम वोटों की ओर क्यों होने लगा। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर मोदी के डर से मुस्लिम वोट छिटके तो उसे इसका बड़ा नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है, और इसके संकेत भी कल ही मुस्लिम धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने दे दिए हैं। डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात जो हुआ तो उससे सिर्फ मुसलमान ज्यादा खौफजदा है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कहीं ऐसा न हो कि हमें नुकसान पहुंच जाए। लेकिन मुसलमानों के करीब जाने की जुगत में बीजेपी ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या अब सांप्रदायिकता ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी हाल ही में थोक महंगाई दर बढ़कर 5.7% पहुंच गई, जिस पर भी बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार के दलदल से देश कैसे निकलेगा, इसका रोड मैप भी बीजेपी ने ठीक अपने घोषणा पत्र के जरिए देश को नहीं बताया। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या देश का सरोकार महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास से अब नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में तकरीबन 19% मुसलमान हैं। मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी इस वक्त पूरा दमखम ठोक रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर उठ रहा है। राजनाथ सिंह ने मुलाकात की और उसके बाद सवाल ये कि अब बीजेपी भी क्या सांप्रदायिकता का रंग देने में लगी हुई है इस चुनाव को। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता नजमा हेपतुल्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सीपी राय समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान मोहम्मद कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मौलाना अब्दुल्ला हमीद नुमानी साहब जमीयते उलेमाए हिंदी के स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले नजमा जी आपसे ही ये सवाल है, बीजेपी तो विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी, फिर अचानक क्या हो गया कि अब वो भी इन चुनावों को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश में जुट गई है?
बीजेपी किसी चीज को सांप्रदायिक रंग में मोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। ये कोशिश तो और दूसरी पार्टी है जिन्होंने शुरुआत ही में ये कहा कि कम्युनल पार्टी को वोट मत दो, कम्युनल पार्टी को वोट मत दो, बीजेपी कम्युनल है, वो दुश्मन है, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। तो ये एक पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसके लीडर्स की ये जिम्मेदारी बनती है जी कि वो ये जिस तरह के अफवाहें फैलाई गई हैं, जिस तरह का वरगलाना किया जा रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करे। और ये अगर कोई धर्मगुरु से मिल रहे हैं तो वो उनको ये बता रहे हैं कि हमारा मुद्दा क्या है जी। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो ये कहने में क्यों क्या मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बीजेपी एक नेशनल पार्टी नहीं है? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये फर्ज नहीं बनता। लेकिन कल्बे जव्वाद की ओर से कहा गया है राजनाथ सिंह समर्थन के लिए आए थे। एक सवाल और ले लेती हूं मैं आपसे, एक सवाल, उसका जवाब आप साथ में दे दीजिएगा। इमाम बुखारी जब मुलाकात किए थे सोनिया गांधी से, तब आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे हमला बोल दिया था। वही काम तो अब बीजेपी के बड़े नेता भी कर रहे हैं ना, तो फिर दोनों पार्टियों में फर्क क्या हुआ? देखिए, वो सांप्रदायिकता पे वोट मांग रहे थे जी। सोनिया गांधी से मिले और वो मांग रहे थे सांप्रदायिक तरीके पे वोट। राजनाथ सिंह जी गए थे, यकीनन इलेक्शन हो रहा है तो वोट नहीं मांगेंगे तो क्या, ऐसे ही मिलने गए थे। मगर जब वोट मांगते हैं तो उन्हें बताते हैं कि हमारा क्या हमारा लाहे अमल है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है। तो ये बताने में भी आप लोगों को ऐतराज है कि बीजेपी मुसलमानों से न मिले, मुझे इस पर बड़ा ऐतराज है। तो फिर यही सवाल तो कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं पूछना चाहिए था बीजेपी को? बीजेपी ने ही तो पहले चाल चली ना, अब कांग्रेस पार्टी इस सवाल को उठा रही है। मैं आपसे एक बात दोबारा से कह रही हूँ, शायद समझ में नहीं आई होगी जी डिले की वजह से, कि इमाम बुखारी तो मशहूर है इस बात के लिए जी। उनके वालिद के जमाने से कि वो इधर उधर अलग अलग पार्टियों को वोट देने के लिए अपील करते रहे हैं। मगर उन्होंने, कोई सोनिया गांधी ने उनसे सिर्फ यही कहा होगा जो वो खुलेआम कह रही है कि बीजेपी को वोट मत दो। राजनाथ सिंह ने ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरे सामने भी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन मैम सच तो यही है ना कि कल्बे जव्वाद ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दो इस तरह की घोषणा पहले से कर रखी है और इस वजह से राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात की। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सुलेमान मोहम्मद, सवाल बड़ा ये है, वही काम आप लोग करते हैं, वही राजनाथ सिंह कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है आप दोनों में, और आप लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? चित्रा जी, बहुत बड़ा फर्क है इन दो मुलाकातों में। इमाम बुखारी साहब सोनिया जी से मिलने गए सारे मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ, और उन्होंने अपनी ख्यालात का उनसे इजहार किया और मुसलमानों की बातचीत करी, और उस पे सोनिया जी ने बयान दिया कि सारी सेकुलर ताकतें एक साथ आए सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए। सांप्रदायिकता देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। 10 सालों तक आपकी सरकार रही, आप लोग उसके मुद्दे क्यों नहीं गिनाते हैं कि आप लोगों ने देश की जनता के लिए किया क्या है? अगर बात मैं पूरी कर लूं, दूसरी मुलाकात भी तो सुनिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। राजनाथ सिंह जी खुद मिलने गए कल्बे जव्वाद साहब से, सोनिया जी बुखारी साहब से मिलने नहीं गई थी, वो गए वोट लेने के लिए। आज की तारीख में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट्स और मुस्लिम लीडर्स याद आते हैं। कहां थे नरेंद्र मोदी साहब जब उन्होंने ये कहा था, और नजमा जी आप कहां थी कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा आ जाएगा तो भी मुझे तकलीफ होगी। 1/5 आबादी इस देश की, इस मुल्क की, इस तरह की मिसाल दी जाती है। ये आपकी जहनियत है, ये आपके दिल में मोहब्बत है। ऐसे आप यूनाइटेड रखेंगे, ऐसे आप 20% मुसलमानों को यूनाइटेड रखेंगे, ये हैसियत है हमारी। इनके जवाब दें पहले। गुजरात में क्या हुआ, क्या पूरा देश नहीं जानता है? लाख कहते रहे आप जुडिशियल प्रोसेस से स्क्रूटनी निकल गए, लेकिन क्या हुआ गुजरात में, भूल गए क्या? सवाल का जवाब दीजिए जी। हर चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है वो सिर्फ सांप्रदायिकता का मुद्दा ही क्यों उछालते हैं? आपने 10 सालों तक किया क्या? मैं वो भी जवाब ये क्यों नहीं बताया जाता? मैं जवाब देता हूँ जी। 10 सालों का अगर आप कार्यकाल और माइनॉरिटीज के रिलेशन में अगर आप पूछ रही हैं, तो हमने
प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बनाई और मुख्तलिफ ऐसी चीजें बनाई। हमने 90 जिले ऐसे चॉकआउट किए पूरे हिंदुस्तान में जहां माइनॉरिटी की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है और उसमें स्पेशल स्कीम्स दी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जो आई उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा फंड उन जिलों में भेजे जिससे अपलिफ्टमेंट हुआ भी है। उसके बावजूद भी मुसलमानों की हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ है। इस सवाल के साथ में लौटूंगी। सुधार बहुत हुआ है, आप लोगों ने क्या किया? और काम बाकी। हम तो ये कहते हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं पूछूंगी कि क्या मुस्लिमों की आबादी में या फिर उनके रहन सहन में किसी भी तरह का फर्क आया है, कुछ बदलाव हुआ है उनकी जीवन शैली में? लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी साहब, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिमों को रुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, आप लोग अपने आप को कहां देख रहे हैं यूपी में? दो तीन पक्ष हैं, मुझे बोलने दीजिएगा जी। पहली बात तो बीजेपी मुसलमानों को रिझाने की सोच भी नहीं सकती है। वो उन 58% हिंदुओं को भ्रमित करना चाह रही है जी, जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया। इनके तमाम नफरत फैलाने के बावजूद भी 1991 से शुरू हुआ इनका राम आंदोलन और उसके बाद बाबरी मस्जिद को गिराना, पूरे देश में दंगे कराना, करोड़ों की संपत्ति नष्ट होना, हजारों लोगों की जाने जाना जी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व होना, उसके बाद भी इनको केवल 24.94% वोट पड़े थे। इसका मतलब 57-58% हिंदुओं ने वोट नहीं किया। बड़ी आबादी इस देश की इनके भ्रम में नहीं आई। इनको अभी भी डर लग रहा है कि मोदी का चेहरा सामने करने के कारण ऐसा न हो कि वो आबादी इनको फिर से ठुकरा दे। और पहले तो सारी ताकत लगा के भी 182 सीटें कुल ला पाए थे और अब उससे भी बहुत कम आने की उम्मीद है, इसलिए सारी तरह के पैतरेबाजी कर रहे हैं। चित्रा जी, मेरा दूसरा पॉइंट जी, समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके नेता सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन से मुद्दे? देश की विदेश नीति कैसे बदलेगी? आजम खान के अब तक के बयानों को ले लीजिए, दंगे भड़काने वाले बयान तो जोर से लगातार दिए जा रहे हैं। हम अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं कि कम से कम विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति करें? देश की जनता बहुत समझदार है। चित्रा जी, मैं मुलायम सिंह, मैंने अभी मुख्यमंत्री, आप मेरे, क्यों आप भी पार्टी बन रही है क्या? मैंने कहा कि नेताजी और मुख्यमंत्री जी लगातार सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आजम साहब भी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जहां फांसीवादी ताकतों को जवाब देने की जरूरत होती है वहां पर स्थिति यहां तक चली गई कि आजम खान के बोलने पर बैन करना पड़ा। ये स्थिति है आपके नेताओं की। कितना जहर उगलते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है सीपी साहब। अरे कोई हमें किसी को डांट नहीं सुनना पड़ा। चित्रा जी, हमारी सारी सभाओं में केवल मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि हमने क्या काम किए हैं, हमने किस तरह किसान की बिजली माफ की, उसका पानी माफ किया है, हमने कैसे मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा दी है, लैपटॉप बांटे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। पूरे देश की मुफ्त शिक्षा मुफ्त कर देंगे, इसकी बात कर रहे हैं। हम देश की सुरक्षा और अर्थनीति की बात कर रहे हैं। ये पार्टियां इन बातों में उलझी हुई है जिसका लोकतंत्र में कोई मायने नहीं है, जिसका जनहित में कोई मायने नहीं है। ये पार्टियां नौजवान बेरोजगार हैं, उनके चर्चा से रोजगार की बचने व्यवस्था के लिए करती समाजवादी पार्टी तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। शिक्षा मुफ्त करने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को रोजगार चाहिए और उनके लिए उन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला हमीद साहब, मैं आती हूँ मौलाना साहब, आपसे जवाब सुन लीजिए। देश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये जो नेता है वो सिर्फ वोट बैंक ही क्यों समझते हैं आप लोगों को? और आप लोगों की स्थिति में किसी तरह का सुधार आया है क्या? जैसा कि सुलेमान यहाँ पर दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में बहुत हम मुसलमान हिंदू के नाम पर नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जो है मेरे नाम में जो है सुधार की जरूरत है। मेरा नाम अब्दुल हमीद नोमानी है जी, और मैं जमीयत उलमा का सेक्रेटरी और प्रवक्ता हूँ जी। देखिए, पहले के मुकाबले में जो विकास हुआ है, तो ये नहीं कि पहले जो है बहुत कच्चे मकान थे, अब जो है पक्के मकान बन गए, लोग पैदल चलते थे, साइकिलों पर चलने लगे, मोटरसाइकिल है, कारें आ गई है जी। तो ये फायदा जो है वो सबको हुआ है। लेकिन यह है कि जब देखा जाता है जनसंख्या अनुपात में विकास जो है वो किस तरह का हुआ है जी, तो बातें जो है वो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन यह है कि तरक्की जो है वो जमीन पे उतर के नहीं आई है। और इसमें जो सच्चर कमेटी जो बनाई गई थी वो मुसलमानों की जो है वो आर्थिक और तालीमी शैक्षणिक जो है स्थिति को जानने के लिए, लेकिन बाद में मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेईमानी ये हुई कि जो है सभी अल्पसंख्यकों को इसमें जो है वो जोड़ दिया गया। तो
तो अल्पसंख्यकों के नाम पर जो जितनी बातें होती है वो ज्यादातर जो है वो दूसरे लोग जो है ले जाते हैं, मुसलमानों को इसमें कम मिलता है। और हम लोगों ने आरटीआई के जरिए से और पहले भी, चूंकि मैं पत्रकार भी हूँ, लिखता भी रहता हूँ, मैंने सवाल भी उठाए कि आप ये बताइए कि मुसलमानों को, आप जो मुसलमानों के विकास की जो बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जो है ये मुसलमानों तक। मौलाना साहब एक और सवाल है, नरेंद्र मोदी लगातार अपने घोषणा करनी पड़ी कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट आ गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकरीबन 13% मुसलमान गुजरात में ऐसे हैं जिनकी स्थिति में अभी बहुत ज्यादा सुधार किया जाना बाकी है, जबकि बाकियों के हालात सुधर गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा उन्होंने 50% का दिया है, वहीं बिहार में 60% का दिया है। मोदी के इस विचार से या फिर जो राय अपनी वो रखते हैं रैलियों में सामने, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मोदी की बात जो है, मोदी जो बात के हालात सुधर गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा उन्होंने 50% का दिया है, वहीं बिहार में 60% का दिया है। मोदी के इस विचार से या फिर जो राय अपनी वो रखते हैं रैलियों में सामने, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मोदी की बात जो है, मोदी जो बात कर रहे हैं तो ये विकास जो है वो यकीनन एक मुद्दा है, लेकिन सांप्रदायिकता जो है भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोग रहते हैं, वो सर्वप्रथम जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द का जो है मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है और मुद्दा है सेकुलरिज्म का मुद्दा है। तो मोदी और बीजेपी और जो है वो संघ, सबको आपको जोड़ के जो देखना होगा। बीजेपी जो है उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा संघ है। नहीं है लोगों को, आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी जो है उतना बड़ा मुद्दा नहीं है मुसलमानों के नजदीक, हमारे नजदीक, बल्कि जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो संघ से जो जुड़ाव है। गोलवालकर ने जो थ्योरी जो पेश की है कि यहाँ की जनता जो है राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेकर जो है और देश को लेकर जो है, वहाँ के रहने वाले नागरिकों को लेकर जो है, तो क्या जो है वो बीजेपी जो है उन विचारों से जो संघ का जो विचार है, क्या जो है बीजेपी अपने आप को अलग करती है? बिल्कुल। मैं तो अगर ये बात होती है तो फिर वो अन्य पार्टियों से बीजेपी अलग नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि जब मैं बनारस जाऊंगा तो वहाँ के मुसलमानों को मुझसे प्यार हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो क्यों आ गए आप? मुसलमान क्यों प्यार करें नरेंद्र मोदी से? गुजरात दंगों पर माफी का सवाल खड़ा होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को आगे कर देते हैं कि कांग्रेस पहले अपनी बात करे, बाद में मुझ पे सवाल पूछे। तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे नरेंद्र मोदी देश के 19% आबादी पर? मैं आपका एक भी वर्ड नहीं समझ पाई पूरा क्वेश्चन, क्योंकि बीच में कोई बोल रहा था। तो मेरे चैनल, मेरे 2 चैनल जाता है और 4 महीने का बच्चा निकाल कर तलवार पर टांगा जाता है, वो अगर ऐसी बात करे कि वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहता है, आप कुछ बोलेंगे तो आप मेरा सवाल नहीं जा पाएगा हमारी बाकी गेस्ट तक। मैं आती हूँ आपके पास। कत्लेआम होता रहा और वो ठहाके लगाता रहा। मैं आती हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी भी सवाल खड़े कर, और जब हम बोल रहे थे आप बीच में बोल रहे, आपने कह दिया कि आपको जो है ज्ञान नहीं है। आपसे मैंने ज्यादा पढ़ा है आरएसएस को और बीजेपी को, आप जो है उतना नहीं जानते हैं। आप जो है दाढ़ी टोपी देख के सोचते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा है। मौलाना साहब आती हमने जितना पढ़ा है संघ को और बीजेपी को। मैं आती हूँ मौलाना साहब, आती हूँ मैं आपके पास। एक सवाल ले लेते हैं। नजमा जी बहुत देर से बात कर रहे हैं। नजमा हिब्तुल्ला जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है। नरेंद्र मोदी कहते हैं वाराणसी जाऊंगा तो वहां के अल्पसंख्यक मुझसे प्यार करने लगेंगे, भरोसा जगाएंगे कैसे लोगों में? ऐसे ही जगाएंगे कि विकास की बात करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि मुसलमान आज भी ये नहीं समझ रहे हैं कि विकास उनका नहीं हुआ है। ये मामला 10 साल का नहीं है, ये मामला पिछले 64 बरस का है जी। एक 10 साल के अंदर इतना पिछड़ापन नहीं आता, ये 64 बरस से पिछड़ापन आ रहा है। और 15 नुकाती प्रोग्राम जो ये प्रधानमंत्री के नाम पे लगाया जा रहा है, ये इंदिरा गांधी के टाइम से है। तो वो 15 नुकाती प्रोग्राम में से एक नुक्ता भी कम हुआ। अब तो वो 14 नुकाती हो जाना चाहिए था कि भाई हमने ये काम पूरा कर लिया, अब हमारे पास 14 मुद्दे बचे हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? क्या लेकिन मैम सवाल ये भी है ना, दंगे नहीं हुए हैं? एनडीए ने भी तो शासन किया है देश में, उस दौरान क्या कुछ किया गया मुसलमानों के हित के लिए, ताकि कम से कम आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाए? आप भी तो उस वक्त कांग्रेस में थी ना। चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ, फिर आती हूँ सुलेमान। हाँ बहुत किया है। मैं बताऊं जी, मैं बताती हूँ। आपको पता है मुसलमान ही सिर्फ हज पे जाते हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं जाता है जी। पहले सिर्फ 4 जगह से मुसलमानों को हज की फ्लाइट थी।
आज अटल जी के टाइम पे वो 14 जगहों से फ्लाइट गई थी। आप ये नहीं समझती कि ये एक अच्छा कदम था? ऐसे ही कितने मुद्दे हैं जो जानती हूं मैं, जो मैं बोल सकती हूँ। मैम ये तो एक मुद्दा, और नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा है जो आपके पीएम पद के कैंडिडेट हैं, बिहार से लेकर यूपी किसी भी देश के कोने में जाते हैं इस मुद्दे को वो जरूर उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रहन सहन के स्तर में जरा भी बदलाव आया है? देखिए, जहां जहां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और गुजरात में हमारी सरकार है, आप देखिए कि मुसलमान वहां सुरक्षित हैं कि नहीं है। आप मिसाल है हमारे पास, हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, अगर वो मुसलमान उनसे, एक मिनट, अगर मुसलमान नाराज होते तो मध्य प्रदेश में तीसरी बार इलेक्शन नहीं जीतते। राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं जीतती, हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह जी नहीं जीतते। लोग अकलमंद हैं, खुद सोच समझ के वोट देते हैं। मेरे और आपके कहने से मैम आपकी बात पे लड़ाई से चलिए मैं जवाब रखती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अगर एनडीए की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना कुछ किया था तो 2009 में सिर्फ 3 से 4% ही मुसलमान वोटर आपकी ओर आकर्षित क्यों हुए थे? सुलेमान को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सुलेमान बड़ा सवाल यही है, 37% मुस्लिम आबादी ने आपको वोट किया था, लेकिन 10 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है ताकि कम से कम जो धर्मगुरु हैं वो सामने आकर बता सके कि नहीं हमारी आबादी का जीवन स्तर अब बहुत अच्छा हो गया है। चित्रा जी, मैं आपको जवाब दूं अगर आप मुझे मौका दें। अभी नजमा जी कह रही थी इंक्लूसिव, सुनिए नजमा जी, सुनिए, आपने काफी देर कह लिया। नजमा जी सुनिए, एक मिनट मेरी भी बात सुनिए। आपने अभी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करी, कितने टिकट दिए आपने मुसलमानों को? नजमा जी अब हमें भी सुनिए। आप अभी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, कितने लोगों को मुसलमानों को आपने टिकट दिए? यूपी में आपने कितने लोगों को मुसलमानों को टिकट दिए? हम मानते हैं कि 15 सूत्री प्रोग्राम पहले का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमने कायम करी। आपने क्या कायम किया 6 साल में? और ना ही मुसलमान आपको वोट देने वाला है। इस मुखालते में ना रहे। पहले तो आपने सारा कुछ कर लिया, उनके साथ बधा ली, और आज की डेट में जब वोट चाहिए तो आप उनके दरों पे पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हैं। हमने काम किया, इसलिए काम क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आपके अंदर नहीं है। अगर हम सिर्फ इनको अगर आप हमें सुनेंगी तो हम बताएंगे। दूसरे हिस्सों में जाइए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी 22 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में 403 में से ये भी मानते हैं। और क्या करा समाजवादी पार्टी ने सरकार में आके 2012 के बाद? क्या हुआ मुसलमानों के साथ? ये क्या मुसलमान नहीं देख रहा है? भारतीय जनता पार्टी कितना ही किसी से मिले, लेकिन मुसलमान अपना जहन बना चुका है। मुसलमान कांग्रेस जो पूरे देश को एक साथ जोड़ के चलने वाली पार्टी है, उसे वोट करेंगे। और हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सबको एक साथ जोड़ के चलने की बात करते हैं। भाजपा की तरह नहीं, हेटरेट की और दिलों को तोड़ने की बात करती है। दिलों को तोड़ने की राजनीति भाजपा करती है। नजमा जी के पास इस सवाल के साथ जाऊंगी, लेकिन सीपी राय जी, सवाल ये है 2012 में बहुमत के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई, आप लोगों ने क्या किया मुस्लिम आबादी के लिए? जी बताता हूं, या बोलने दीजिएगा। हमने सरकार बनाई, हमने जितनी सुविधाएं दी वो धर्म और जात के अलग हटके सबको दी। विशेष तौर पर अगर आप मुसलमानों के सवाल पूछ रही हैं तो हमने मुसलमानों के लिए हमारी बेटियां उनके कल के नाम पर हाई स्कूल पास बेटियों को 30,000 रुपए का अनुदान देना शुरू किया, जिससे वो पढ़ाई कर सके या उनके परिवार में काम आ सके। हमने अपने मुजफ्फरनगर में और वहाँ राइट्स पे क्या किया, ये इसका जवाब दे दिया राय साहब कि उससे उनके जब आप क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो आपने क्या किया, इसका जवाब दे दें आप। बता देते जो आपने विकास किया वो सब बर्बाद हो गया वहाँ पर। मुसलमान लुट गया, पिट गया, मर गया, कट गया। देता हूँ, हमने इसका जवाब दिया। हमने 20%, हमने अभी बताते हैं। ये बिल्कुल इस टाइम ये यूजलेस बात है। जी आप नहीं बोल पाएंगे राय साहब, इस बात का जवाब दें कि दंगों की आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए क्या किया? 20% पैसा हमने, ये बात है आप कह लिए सारी रखा। सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया? आप तो सत्ता में थे, 224 विधायक थे आपके पास। मुजफ्फरनगर में आपको कोई ऐसा अलायंस का भी मसला नहीं था। 2 दिन के भीतर जो बीजेपी क्या होता है आपके कहने बड़े पैमाने पर दंगे कराने की साजिश की थी, हमने 2 दिन के अंदर उसे कंट्रोल कर दिया। सीपी राय जी, के बाद कोई घटना नहीं घटी। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है, और दंगे रोकने में अखिलेश यादव नाकाम रहे हैं, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं किया, नहीं किया चित्रा जी,
सवाल बड़ा ये है, आपने कहा 2 दिन के भीतर हमने सब कुछ कर दिया। अरे आप तो कितने नेता और मंत्री देश दौरे पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी से मना किया है, उसके अलावा आपकी गलती और जिम्मेदारी बताई है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने जजमेंट पढ़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सीबीआई इंक्वायरी से मना किया है, सिर्फ आपकी गलती और जिम्मेदारी बताइए। फैलाई गई बातों को लेकर आप मैंने जजमेंट पढ़ के बड़ी अथॉरिटी से बात किया, जांच से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा की। सिर्फ आपने सब कुछ पढ़ रखा है ना, मैंने कुछ पढ़ रखा है, ना किसी और पैनलिस्ट ने पढ़ रखा है। वहाँ के सब कुछ राय साहब ने पढ़ रखा है। त्वरित कार्रवाई पर आप किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि आपसे ये सवाल मैं ले लेती हूँ। मुजफ्फरनगर दंगों को कंट्रोल करने में समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया, और क्या उन लोगों के लिए जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई गई समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर से? आज भी लोग डरे हुए हैं। हम जो है आज हमारे यहाँ 3 जगह जो है मकान निर्माण की नींव रखी गई है, और हमने 205 मकान लोगों को शाहपुर में जी और दूसरी जगह बना के दिया। हमारे लोग वहाँ मैदान में है, हम लोग देखते रहते। आज भी लोग डरे हुए हैं, अपने गांव वापस जाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। भरोसा ही पैदा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो हमें मकान बनवा के देना पड़ रहा है। हमने 205 मकान बनवा के दिए हैं, और समाजवादी सरकार जो है वो असफल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि ये नाकाम रही है दंगों को कंट्रोल करने में, और ये इसके लिए जिम्मेदार है। इस वजह से रोकना पड़ रहा है। सुलेमान आपका, मौलाना साहब आपका, नजमा जी आपका, और सीपी राय आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सांप्रदायिकता ही इस बार चुनावी मुद्दा बन चुका है? क्योंकि बीजेपी भी कुछ उसी राजनीति की राह पर आगे बढ़ चली है, लेकिन देश की जनता समझदार है, विकास के मुद्दों पर ही वो वोट करेगी। फिलहाल कल 22 राज्यों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। आप अपना वोट करने जरूर जाइए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की खबरें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप लॉग इन करें www.indianews.ind.in पर। थैंक यू।